आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे थ्योरम के बारे में जो आप लोग के सिलेबस में है। बेसिकली आप लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में जो है आप लोग एक एक करके सभी थ्योरम के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। इन सभी थ्योरम का जो यूज़ है हम नेटवर्क सॉल्व करने में करेंगे, या कभी कभी क्या होता है हमें ये क्वेश्चन दे देता है कि दिए गए नेटवर्क को आप सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा सॉल्व करिए, या नॉर्टन थ्योरम द्वारा सॉल्व करिए, या थेवेनिन थ्योरम द्वारा सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमें इसलिए इस प्रमेय को जानना ज़रूरी है। अगर कोई कहीं दे दिया कि इस सर्किट को क्या यह सर्किट या फिर इस सर्किट में आप अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करके सर्किट को सॉल्व करिए। अगर आपको ये पता रहेगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम के क्या नियम होते हैं, उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर उस सर्किट में वो होगा तब तो आप उस सर्किट को सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अगर उस सर्किट में सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कभी कोई एलिमेंट ना हो या कोई पॉइंट्स उसमें ना हो तो आप वहाँ पर इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कभी भी किसी नेटवर्क में कोई थ्योरम हम जब अप्लाई करते हैं तो उस दौरान हम ये चीज़ निश्चित कर लेते हैं कि क्या वह सर्किट जो हम थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अनुकूल है, उसके नियम के अनुसार है या नहीं है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के कि इसके क्या रूल्स होते हैं, इसके अनुसार क्या होता है, किस प्रकार से सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। तो सुपर पोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हों, ठीक है, सबसे पहले इसने क्या कहा कि सर्किट में दो वोल्टेज सोर्स लगे होने चाहिए। ठीक, यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हों तब सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में तब सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान प्रत्येक सेल द्वारा उस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है हमेशा लीनियर एवं द्विदिशिक या बाइलेटरल एलिमेंट से बने सर्किट पर ही लागू होता है, और सर्किट में दो वोल्टेज सोर्स होने चाहिए, तभी यह थ्योरम हम क्या करेंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। देखिए, इस थ्योरम के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। जब भी आप इस थ्योरम को लिखेंगे, थ्योरम के बारे में बताएंगे तो इस एग्जाम्पल को देते हुए बताएंगे। ठीक है, तब ये थ्योरम क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हमारे पास देखिए एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक शाखा में धारा का मान सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। आपके पास ये नेटवर्क है, एक आपके पास सर्किट दी गई है। इसमें देखिए E1 और E2 दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, तो इस नियम को ये यहाँ पे इस नियम के अकॉर्डिंग है, यानी E1 और E2 है, यानी इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हमको मिल गया यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स। अब इस सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि हमें क्या करना होता है, प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान प्रत्येक सेल द्वारा उस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। हमें मान निकालना होता है I1 का, I का और I2 का। ठीक, अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अब E1 सबसे पहले क्या करेंगे, E1 को शॉर्ट करेंगे, उसके बाद I1 I और I2 डैश का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, I2 को शॉर्ट करेंगे, उसके बाद I2 को शॉर्ट करने के बाद प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा का मान निकालेंगे। लास्ट में क्या करते हैं हम कि I1 का मान हमको मिल जाता है, I का मान मिल जाता है और I2 का मान मिल जाता है, जो कि हम E2 और E1 को शॉर्ट करके निकाले हुए रहते हैं। उसके बाद हम I1 I और I2 का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमको एक एक करके सर्किट को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले इस सर्किट में हमको E1 को शॉर्ट करना होगा, उसके बाद I1 I और I2 का मान निकालना होगा। उसके दूसरे स्टेप में हम E2 को शॉर्ट सर्किट करेंगे, उसके बाद I1 I और I2 का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम I1 I और I2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब हम E1 को शॉर्ट करेंगे तो I1 डैश का मान, I डैश का मान और I2 डैश का मान हमको मिलेगा। E2 को शॉर्ट करेंगे तो I1 डबल डैश, I डबल डैश और I2 डबल डैश का मान हमको मिलेगा। इसके बाद हम I1 का मान, I का मान और I2 का मान फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम लोग इस
सर्किट के माध्यम से समझेंगे यहाँ पे एक-एक करके स्टेप वाइज़, उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो देखिए सब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए सर्किट में जो भी हमको सर्किट दी रहेगी उसमें 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए रहेंगे, ठीक है? R1, R2, R3 यहाँ पर लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीनों में हमको धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम बैटरी E2 को शॉर्ट सर्किट करके बैटरी E1 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात ज्ञात करते हैं, ठीक है? हमने क्या किया, सबसे पहले E2 को शॉर्ट कर दिया। जब E2 को शॉर्ट करेंगे तब हम E1 के माध्यम से R1, R2, R3 में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर जो सर्किट बनी हुई है नीचे आपकी, यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है? यहाँ हमने E2 को शॉर्ट कर दिया है, एक नई सर्किट हमको मिल गई जिसमें केवल E1 लगा हुआ है और E2 शॉर्ट है और R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब इसमें करंट क्या फ्लो होगी? I1 डैश फ्लो होगी। चूँकि हमने E2 को शॉर्ट किया है इसलिए हमको करंट का जो संकेत है यहाँ पे चेंज करना हुआ, सिंबल थोड़ा चेंज करना हुआ ताकि आप लोग को समझ में आए कि कब किसको शॉर्ट किया गया है तो करंट क्या हमको मिली है, ठीक है? तो E1 से जो करंट फ्लो होगी, ठीक है? I1 डैश यहाँ से निकल के गई, ठीक? डायरेक्शन वही रहेगा जो कि पहले सर्किट में दी गई थी। अब जब हम E2 को शॉर्ट कर दिए हैं तो हमारा I2 क्या होगा? यहाँ से फ्लो होगा इस तरीके से। देखिए I1 डैश का मान निकालना है और I डैश का मान निकालना है और I2 डैश का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पर हमको I1 डैश का मान निकालना होगा, ठीक? I1 बराबर V अपॉन R का मान करेंगे तो यहाँ पे V का मान दिया होगा, E1 का मान और R का मान निकालेंगे, इक्विवेलेंट R निकाल लेंगे हम। यानी कि जो भी रेजिस्टेंस का मान दिया गया रहा होगा सर्किट में जब देगा तो वहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R का मान निकालेंगे और V का मान तो हमको पता ही रहेगा, E1 का मान जो दिया रहेगा वो V का मान होगा। तो V अपॉन R से हम I1 डैश का मान निकालेंगे, इसी प्रकार से I डैश का मान निकालेंगे और I2 डैश का भी मान निकालेंगे। यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल भी अप्लाई करेंगे, ठीक? तो इस प्रकार से हमने पहले क्या किया, सर्किट को D2 को शॉर्ट करके I1 डैश, I डैश और I2 डैश का मान निकाल लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम कि दूसरे स्टेप में बैटरी E1 को शॉर्ट करके बैटरी E2 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक? आपके पास देखिए यहाँ पे सर्किट है, R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हमने E1 को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है और E2 से निकलने वाली जो वोल्टेज है उसके माध्यम से प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितनी-कितनी धारा हमको मिलेंगी वो हम ज्ञात कर लेंगे। अतः दोनों स्टेप से प्राप्त धाराओं के द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध में परिणामी धारा का मान निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध R1 में, अगर हम R1 में बात करें, R1 में कितनी करंट फ्लो होगी? हमारे पास देखिए ये सर्किट है R1, R2, R3। इस सर्किट में हमको R1 का मान ज्ञात करना है तो R1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, R1 में धारा कितनी फ्लो होगी? तो I1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए R1 में क्या है फ्लो हो रही है यहाँ पे यहाँ पे R1 में I1 करंट फ्लो हो रही है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रही है, R3 में I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है? तो और यहाँ पे देखिए, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं कि R1 में जो धारा होगी I1 इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है इस सर्किट में देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग उस सर्किट को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि जो हमको सर्किट पहले क्वेश्चन में दी गई थी उसमें I1 था, I1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हम I1 इज़ इक्वल टू हमको मिल जाएगा जब हमने एक यानी E1 को शॉर्ट किया और जब E2 को शॉर्ट किया तो उन दोनों को शॉर्ट करने के बाद दो हमको करंट मिल जाएगी अलग-अलग मान की, यानी I1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे I1 डैश और माइनस I1 डबल डैश। I1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। क्यों? क्योंकि हम एक बार जब एक वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर रहे हैं, दूसरी बार दूसरे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास करंट का मान भी अलग-अलग में निकलेगा ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, I1 इज़ इक्वल टू जो हमको क्वेश्चन में दिया था I1 का मान अगर हमको निकालना है तो इन दोनों सर्किट की सहायता से निकालेंगे, ठीक है? इन दोनों सर्किट की सहायता से हमको क्या निकल के आ गया मान, I1 इज़ इक्वल टू I1 डैश प्लस क्या हो जाएगा I1 डबल डैश करेंगे, तो प्लस I1 डबल डैश करेंगे, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि माइनस I1 डबल डैश इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे I1 डबल डैश का जो डायरेक्शन है, यानी इस करंट का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट साइड है। जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट साइड होता है तो हमारे यहाँ पे सिंबल चिन्ह भी बदल जाता है, यानी प्लस की जगह माइनस हो जाता है। प्लस होता जब हमारा I1 डबल डैश इस डायरेक्शन में होता, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे करंट का जो साइन है यहाँ माइनस लग गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ा, बीजगणितीय योग किया, प्रत्येक जो जितनी भी करंट फ्लो हुई है सर्किट में I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश हमको मिल गया है। इसी प्रकार से R2 में करंट फ्लो कितना होगा ये देख लेते हैं। तो I2 इज इक्वल टू क्या हमको मिलेगा, देखिए R2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे,
I2 I2 में हमको करंट फ्लो पता करना है कि I2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है इन दोनों सर्किट के माध्यम से। तो I2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा I2 डबल डैश। ठीक है, देखिए यहाँ पे I2 डबल डैश माइनस I2, ये दोनों को हम सॉल्व करें, दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए एक जो डायरेक्शन हमारा है इस साइड है, ठीक है, किसका, I2 डैश का है। I2 डैश का डायरेक्शन इस साइड है और I2 डबल डैश का डायरेक्शन जो है अपर साइड में है। ठीक है, यानी कि ये सर्किट इधर इधर जा रही है, यानी ये जो E2 है वो सही सही इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जा रही है वो। यहाँ पे I2 डबल डैश जो है वो पॉजिटिव होगा। अब यह माइनस I2 कैसे आ गया? ये I2 है जो देखिए यहाँ पे I2 जो है हमारी ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक, तो I2 डैश हो गया हमारा, प्लस किए तो यहाँ पे प्लस तो होगा लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह लग गया है, तो I2 डैश हमको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको काउंट कर लिया, I2 डैश को, और I2 डबल डैश को काउंट कर लिया, तो हमको I2 का मान पता चल गया। ठीक है, I2 में कितनी करंट फ्लो होगी, I2 डबल डैश और माइनस I2 डैश का मान। तो जब भी हम I2 का मान निकालेंगे तो हमें I1 डैश का मान पता होना चाहिए, सॉरी I2 डैश का मान पता होना चाहिए, I2 डबल डैश का पता होना चाहिए मान। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका वैल्यू हमको मिलेगा, तो वहाँ पे रख करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से I3 में देख लीजिए, I3 में क्या हो जाएगा, R3 में जो धारा होगा, यानी R3 में जो धारा होगा, फ्लो होगा, वो क्या होगा, I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश। देखिए एक बार आई डैश को जोड़ेंगे जब हमने E2 को शॉर्ट किया था, और जब E1 को शॉर्ट करेंगे तो एक बार आई डबल डैश को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखिए यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे दोनों आई डैश का डायरेक्शन भी क्या है, इसी साइड है, और आई डबल डैश का डायरेक्शन भी क्या है, इसी साइड है। तो R3 में जो करेंट का डायरेक्शन है दोनों सेम है, इसलिए I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश प्लस आई डबल डैश। यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम R1 में धारा जो होगी टोटल किस निकाल लेंगे, R2 में टोटल धारा का मान निकाल लेंगे, और R3 में टोटल धारा का मान निकाल लेंगे। कब निकलेगा, जब हमारे पास ये दोनों सर्किट हमको मिली रहेंगी, यानी हमको I2 डैश का मान पता होगा, I1 डैश का मान पता होगा, I1 डैश का आई डैश का मान पता होगा, और I2 डबल डैश, आई डबल डैश और I1 डबल डैश का मान पता होगा, तब जा करके हम प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जब सुपर पोजिशन थ्योरम आए तो उसमें आपको ये थ्योरम तो लिखना ही लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना ही है, और एक ये एग्जाम्पल भी वहाँ पे आपको शो करना होगा, ताकि पता चले कि किस प्रकार से हम सर्किट में टोटल करंट का मान फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसका मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको वहाँ पे बताना होगा। ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोग को कि बेसिकली हमको एक सर्किट में जो हमारे पास सर्किट दी रहेगी वो सुपर पोजिशन थ्योरम से अगर हमको सॉल्व करना रहेगा, तो सबसे पहले E1 को शॉर्ट करेंगे, फिर प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद E2 को शॉर्ट करेंगे, फिर प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में R1 R2 R3 का मान फाइंड आउट कर लेंगे कि R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 I2 और I3 के माध्यम से। ठीक, तो ये तो आपका रहा सुपर पोजिशन थ्योरम को सॉल्व करने का मेथड। अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल जो है उसको देख लेते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, यानी फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमको यहाँ अप्लाई करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, एक 100 वोल्ट का और 120 वोल्ट का। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 I और I2। हमको इसमें I1 का मान फाइंड आउट करना है, I का मान फाइंड आउट करना है, और I2 का मान फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स के माध्यम से प्रत्येक रजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मान पता करेंगे, और इसी प्रकार से दूसरे स्टेप में हम दूसरा वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लेंगे और पहले वोल्टेज सोर्स के माध्यम से प्रत्येक रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मान फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सर्किट बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया, देखिए पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, E2 को, यानी जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है 120 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, शॉर्ट कर दिया और सभी चीज़ों को वैसे ही लगे रहने दिया, तो हमारे पास एक नई सर्किट ये मिल गई। ठीक, अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। अब इस सर्किट में देखिए करंट का मान भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से हमें I1 डैश मिलेगा, I1 डैश का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा इस सर्किट से, जब हम E2 को शॉर्ट करेंगे यानी 120 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे। तो इस सर्किट में 100 वोल्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, इस सेल की सहायता से I1 डैश का मान फाइंड आउट करेंगे, I डैश का मान फाइंड आउट करेंगे, और I2 डैश का मान फाइंड आउट करेंगे। प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे दिया हुआ है उसकी सहायता से। अब देखिए यहाँ कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे
अब हमें I1 डैश का मान पता करना है, I डैश का मान पता करना है और I2 डैश का मान पता करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे तो ये 50 ओम और 30 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो 50 इंटू 30/50 प्लस 30 कर लेंगे। जो दो रजिस्टेंस हमारे पैरेलल में जब लगे हुए रहते हैं तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यानी R1 R2/R1 प्लस R2 का। तो इसको हमने R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 इस फॉर्मूले पे 50 ओम और 30 ओम को सॉल्व कर लिया। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा 20 ओम का। तो हमने इस सर्किट को सॉल्व किया, टोटल जो रेजिस्टेंस हमने निकाला आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा मान जो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे 310/8 ओम, यानी इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 310/8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आर इक्विवेलेंट हमारे पास हमको मिल गया 310/8। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 100 वोल्ट से जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी टोटल करंट है, ठीक है, I1 डैश। तो I1 डैश के लिए I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो I1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V/R। तो V हमारा दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो 100 वोल्ट अपॉन R इक्वलेंट अभी हमने निकाला है 310/8 ओम का। तो इसको यहाँ पे हम मान रख लेंगे और इसके बाद हमको जो है टोटल करंट जो है I1 डैश का मान 80/31 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। I1 डैश का मान हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, I डैश का मान पता करेंगे और I2 डैश का मान पता करेंगे। आई डैश का मान पता करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट डिवीजन रूल जब अप्लाई करते हैं किसी भी ब्रांच में, अगर हम करंट का मान करंट का मान निकालते हैं, यानी हमको यहाँ पे आई डैश का मान पता करना है। तो आई डैश का मान पता करने के लिए आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट यानी I1 डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी आई डैश के अपोजिट जो है, इस ब्रांच के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे, 30 ओम प्लस 50 ओम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमको आई डैश का मान पता चल जाएगा। इसी प्रकार से I2 डैश का भी मान पता कर लेंगे। I2 डैश का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, I2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, I1 डैश इंटू 30 ओम, ठीक है। अपोजिट रेजिस्टेंस लगेगा 30 ओम अपॉन 30 प्लस 50 ओम। इसका मान उसको जब सॉल्व करेंगे तो I2 डैश का मान पता चल जाएगा। देखिए नीचे यहीं पे हमने सॉल्व किया है। आई डैश का मान हमने पता किया कैसे, टोटल करंट आई डैश इज इक्वल टू I1 डैश इंटू 50/30 प्लस 50। इसका मान आई डैश का मान हमको मिल गया 50/31। इसी प्रकार से I2 डैश को भी हम सॉल्व कर लिए करंट डिवीजन रूल लगा करके, तो 30/31 एम्पियर हमको मिल गया। तो हमको देखिए इस सर्किट में जब हमने E2 को शॉर्ट किया और E1 की सहायता से R1 R2 R3 यानी 20 ओम 50 ओम और 30 ओम में जो रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है उसकी सहायता से I1 डैश आई डैश और I2 डैश का मान फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान देखिए I1 डैश आई डैश और I2 डैश का मान यहाँ पे पता कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि पहले स्टेप में तो हमने E2 को शॉर्ट किया था, यानी 120 वोल्ट को शॉर्ट किया था। अब दूसरे स्टेप में शॉर्ट करेंगे, 100 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे और 120 वोल्ट को रहने देंगे, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में हमने वही किया है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने किया है पहला जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, दूसरे को ऑन रहने दिया है, यानी कि 100 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होगा, इसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर देखिए ये डायरेक्शन नीचे की साइड ऐसे है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हमारा करंट निकलेगा, सबसे पहला जो टोटल करंट निकलेगा, वोल्टेज सोर्स जहाँ लगा रहेगा वहीं से तो करंट निकलेगी सबसे पहले। तो I2 डबल डैश हमारे पास है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी टोटल रजिस्टेंस का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल रजिस्टेंस का मान कितना हमको मिल गया, 62 ओम मिल गया, ठीक है। R इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 ओम और 30 ओम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 ओम और 30 ओम है, तो 20 ओम और 30 ओम हमारे क्या है, पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 50 ओम हमारे सीरीज में लग जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे R इक्वलेंट को, तो लास्ट में हमको 62 ओम मिल जाएगा। तो 62 ओम हमको मिल गया कि इस सर्किट में टोटल रजिस्टेंस का मान 62 ओम है। और अब हम टोटल रजिस्टेंस का मान निकाल लिए, तो I2 डबल डैश का भी मान निकाल लेते हैं कि कितनी करंट, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है। जो वोल्टेज सोर्स से करंट जाएगी वो हमारी क्या होगी, टोटल करंट होगी। यहीं से तो हमारा करंट डिवाइड होगा। तो I2 डबल डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। I2 डबल डैश का मान ज्ञात कर लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, V/R फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। V का मान हमको दिया हुआ है कितना, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। और R इक्विवेलेंट कितना निकाला अभी हमने, 62 ओम निकाला, तो 62 ओम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब I2 डबल डैश का मान हमको कितना मिल गया, 60/30 एम्पियर। अब इसके सहायता से हम क्या करेंगे, I डबल डैश का मान और I1 डबल डैश का मान पता कर लेंगे करंट डिवीजन रूल लगा करके। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने आई डबल डैश का मान कैसे पता किया है, आई डबल डैश का मान फाइंड आउट करने के लिए आई टू डबल डैश यानी टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस आई डबल डैश के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 20 ओम का, तो 20 ओम अपॉन 20 प्लस 30 कर लेंगे यानी टोटल रेजिस्टेंस कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया 24/31। इसको सॉल्व करेंगे तो 24/31 हमको, यहाँ पे जो आई टू डबल डैश का मान है 120/62 सॉरी 60/31, इसको हमने यहाँ पे रखा, आई टू डबल डैश का मान 60/31 रखा इंटू 20/50 हो जाएगा, 20/50 और 20/50 यहाँ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 24/31 हमको करंट का मान मिल जाएगा, यानी आई डबल डैश का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से। और इसी प्रकार से आई वन डबल डैश का भी मान हमको पता कर लेंगे, आई वन डबल डैश का मान भी यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करंट आई टू डबल डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। आई वन डबल डैश के अपोजिट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन लगा हुआ है, 30 ओम का लगा हुआ है, 30 ओम अपान टोटल रेजिस्टेंस 20/30 लिख करके आई वन डबल डैश का मान हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमको आई वन डबल डैश का मान पता चला है वो है 36/31 एम्पियर, ठीक है। इनको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक, इसको दशमलव में नहीं लिखेंगे ताकि आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कट जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमको इसको क्या किया, दशमलव में नहीं लिख करके ऐसे ही रहने दिए, ठीक। तो अब हमको आई टू डबल डैश का मान पता चल गया, आई वन डबल डैश का मान और आई डबल डैश का मान पता चल गया, यानी कि दोनों में स्टेप फर्स्ट में जब हमने E1 को शॉर्ट किया था तो टोटल करंट का मान, जब हमने E1 को शॉर्ट किया था तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान हमने पता कर लिया, और जब E2 को शॉर्ट किया तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान पता कर लिया अलग अलग, ठीक। तो हमको सारा मान निकल के मिल गया, सारा मान हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे लास्ट में कि टोटल करंट अगर हमको निकालना होगा, जो हमारे ये सर्किट दी गई है, इस सर्किट में जो हमारे पास सर्किट दी गई है ना, ये I1 आई और I2, अब यहाँ हमको टोटल करंट का मान निकालना होगा, तो I1 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश प्लस आई डबल डैश, ठीक। आई का मान अगर हमको निकालना होगा, टोटल करंट का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए टोटल करंट हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में आई दिया हुआ है टोटल करंट। अब आई का मान हमको निकालना, तो क्या करेंगे, I1 को जोड़ेंगे और I2 को जोड़ेंगे, ठीक। तो I1 और I2 को जोड़ेंगे तो एक एक करके जो हमने किया है यहाँ पे, तो I1 I2 को जोड़ने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे आई इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा, आई इक्वल टू मिलेगा आई डैश, ठीक है, आई डैश ये, ठीक है, आई डैश इसका मान प्लस किसका मान, आई डबल डैश का मान, ठीक है, आई डबल डैश का मान, इसको जोड़ेंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, यहाँ पे आई का मान मिल जाएगा। तो आई का मान हमको फाइंड आउट करने के लिए आई डैश प्लस आई डबल डैश लिख लेना है, और यहाँ आई डैश का मान हमने पता कर लिया था, आई डबल डैश का भी मान हमको मिल गया था, उन मानों को हम यहाँ पे लिख रख लेंगे, और टोटल आई का मान हमको 74/31 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको इसी को पक्षांतर करके I1 का मान निकालेंगे, I1 का मान जब हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, I1 डैश, ठीक, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, देखिए यहाँ से नहीं यहाँ से मत पक्षांतर करिए, आप देखिए I1 का मान कैसे निकालेंगे, I1 का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश किया, कैसे किया, दोनों जो सर्किट हमने बनाया, जब हमने E1 को शॉर्ट किया, E2 को शॉर्ट किया, उन दोनों को शॉर्ट करने के बाद हमको जो करंट का मान मिला है, यानी I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो सर्किट है आपके क्वेश्चन में, ये है I1 डैश, ठीक, आई डैश है, सॉरी I1 है, I1 का मान हमको पता करना है, तो I1 का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, I1 डैश को जोड़ेंगे और I1 डबल डैश को जोड़ेंगे, ठीक है, I1 डैश को जोड़ेंगे और I1 डबल डैश को जोड़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे I1 डैश तो पॉजिटिव में है, क्योंकि ये जो हमारा वोल्टेज है पॉजिटिव टर्मिनल से जो निकल रहा है, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो हमारा I1 डबल डैश है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I1 डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है, इसीलिए जो यहाँ लिखा है हमने I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश लिख दिया है, ठीक है। इसका भी मान आप लोग रख करके इसका मान फाइंड आउट कर लेंगे I1 का। इसी प्रकार से I2 का भी मान, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, I2 डबल डैश तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, लेकिन I2 डैश जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I2 जो डैश है वो माइनस चिन्ह का लगा हुआ है, और I2 डबल डैश पॉजिटिव चिन्ह का लगा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो I2 का मान हमको मिल जाएगा 30/31 एम्पियर। तो हमको देखिए I1 का मान मिल गया 44/31, I2 का मान मिल गया 30/31, और I का भी मान मिल गया 74/31। तो जो हमारा सर्किट था, यानी यहाँ से I1, ये I था हमारा, देखिए इसका ये क्या था, I था, यहाँ पे हमको I का मान, ये हमारा क्या था, I1 था, और ये I2 था,
ठीक है? तो हमको यहाँ से I का मान, I1 का मान और I2 का मान पता चल गया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सर्किट का मान हम इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही थी, टोटल करंट जो फ्लो हो रही थी I1, I और I2, तो इसका मान हमने पता कर लिया। क्या दोनों सर्किटों की सहायता से, जब हमने E2 को शॉर्ट किया और E1 को शॉर्ट किया, उसकी सहायता से। तो लास्ट में हमारे पास ये सर्किट मिली हमको, जिसका मान हमने यहाँ रख लिया है। तो इस प्रकार से किसी भी सर्किट को हमको अगर सुपरपोजिशन के माध्यम से सॉल्व करना होगा, तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। यानी सबसे पहले E1 को शॉर्ट करेंगे, फिर प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद E2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे जो वोल्टेज सोर्स रहेगा, एक-एक करके दोनों वोल्टेज सोर्स को सॉर्ट करके प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा I1, I और I2 का मान, उसका भी मान हम उसी की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है? बहुत सिंपल है। इसको एक बार जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। सॉल्व करिएगा इसको, जो चीज़ें समझ में ना आए उसे पूछ लीजिएगा, और जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को इस सुपरपोज़िशन थ्योरम के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एक बार, ठीक है? तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चीज़ें वहाँ पे और क्लियर हो जाएँगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? तो आज जो है हम सुपरपोज़िशन थ्योरम पढ़े, इसमें जो चीज़ें समझ में ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा, और इसको 1-2 बार ज़रूर सॉल्व करिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, वो होगा थेवेनिन थ्योरम के बारे में, ठीक है? थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के बारे में, ठीक? तो इस सब चीज़ों को आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।